हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिएक्शन हब। होप आप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारे एचटेट के एग्ज़ाम के लिए सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। उसमें से हमारी लगभग 15 से 20 क्लास हो चुकी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके उनको चेक कर सकते हैं। उनमें से आप कुछ सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया गया जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पढ़ाया गया है, समझाया गया है, ठीक है। उसी में आज एक हम इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके एचटेट के एग्ज़ाम में, चाहे वो पीसीटी हो, टीजीटी हो, पीआरटी का एग्ज़ाम हो, या फिर आपका जो है बीएड का सेमेस्टर एग्ज़ाम है, या फिर आपकी प्रैक्टिकल में वाइवा, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो जो ये कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको इस क्लास को अच्छे से समझना। यहाँ से आपको मतलब आपकी सेमेस्टर एग्ज़ाम की भी तैयारी होगी, आपकी प्रैक्टिकल की भी तैयारी हो जाएगी, और आपकी जो एचटेट का एग्ज़ाम है ना, उसमें भी आपको यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ से एक मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, वो यहीं बन जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि सीसीई की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। सीसीई की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना, कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। अब यहाँ से आपसे एग्जामिनर क्या पूछता है, आपकी जो प्रैक्टिकल वाइवा होती है ना, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीसीई की फुल फॉर्म क्या है। तो कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक, आपने बता दिया। अब आपसे पूछा जाता है कि कॉन्टीन्यूस से आप क्या समझते हो, और कॉम्प्रिहेंसिव से आप क्या समझते हो, और इवैल्यूएशन से आप क्या समझते हो। तो कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कॉन्टीन्यूस मतलब लगातार होनी चाहिए, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि ओवरऑल, और इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन जो हम करते हैं, ठीक है। यानी कि इवैल्यूएट जब हम करते हैं बच्चे की परफॉर्मेंस को, बच्चे के स्कूल के अंदर, मतलब बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, वो फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहा है या नहीं कर रहा, मतलब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो जितनी भी एक्टिविटी है, चाहे वो एकेडमिक्स हो, नॉन एकेडमिक हो, सभी के बारे में क्या करना है, हमें एवेलुएट करना। तो यही हमारा कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम, ठीक है। स्कूल में ही आपको क्या किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे सीबीएसई की फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है। सीबीएसई इन, ये भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया। तो सीबीएसई ने, और कब किया है, 2009 में, ठीक है, फॉर क्लास 9th, ठीक है। तो ये पहले तो क्या था, इंट्रोड्यूस किया गया था 2009 में सीबीएसई के द्वारा क्लास 9th के लिए, ठीक है। फिर ऑल ओवर इंडिया, और इंडिया में कब इसको लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2016 के अंदर, 2010 के अंदर, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। सीसी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, एक स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम होता है, इंट्रोड्यूस्ड बाय सीबीएसई इन 2009 फॉर क्लास 9th, और ऑल ओवर इंडिया 1 अप्रैल 2010 में, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीसी को समझेंगे, ठीक है। किसको समझेंगे अब हम, सीसीई, तो सीसीई में हमारे पास दो टर्म हैं, ठीक है। एक तो है कंटिन्यूस, और एक है कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। तो कंटिन्यूस नाम से ही पता चला कि जो कंटिन्यू हो, मतलब कंटिन्यूस यानी कि हम लगातार इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है, लगातार इवैल्यूएट
करेंगे, यानी कि कंटिन्यूस, यानी कि पूरे साल में बच्चा मान लो 9th क्लास में है तो 9th में ये नहीं है कि एक टेस्ट ले लिया हमने और बच्चे की एबिलिटी के बारे में बता दिया है, बच्चे क्या चीज़ कर सकता है क्या नहीं कर सकता इसके बारे में बता दिया। तो सिर्फ एक टेस्ट के बेस पे हम नहीं बताएंगे बल्कि पूरे साल हम बच्चे को असेस करेंगे, ठीक है। टेस्ट के थ्रू डिफरेंट तरीके से उसको असेस करेंगे, ठीक है। तो लगातार इवेलुएट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास तीन वो आती हैं, इवेल्यूशन के 3 टाइप आते हैं इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहला है असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। पहला है असेसमेंट एज लर्निंग, दूसरा है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। और तीसरा है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो हमारे पास जो सीसी में कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में हम कंटिन्यूस पार्ट को समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे आपका जो प्रैक्टिकल्स होती है ना वहाँ पे वाइवा में भी आपसे पूछते हैं कि सीसी की फुल फॉर्म कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, तो आप कंटिन्यूस से क्या समझते हैं। तो कंटिन्यूशन में क्या है कि जो स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है ना वो कंटिन्यू हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे ऑल ओवर द ईयर, ठीक है। और इसमें हमारे पास 3 टाइप आते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव में हमारे पास क्या होती है, स्कोलेस्टिक और को स्कोलेस्टिक, ठीक है। स्कोलेस्टिक मतलब शैक्षिक यानी कि जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, और को स्कोलेस्टिक मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये था कॉन्टीन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव का छोटा सा इंट्रोडक्शन कि कॉन्टीन्यूस में हम कैसे करते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ये जो कॉन्टीन्यूस है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूस में बेसिकली क्या होता है, कंटिन्यूस टर्म का मतलब क्या है हमारे पास, ठीक है। कंटिन्यूस टर्म का मतलब क्या है कि जो असेसमेंट हम कर रहे हैं बच्चे की प्लस असेसमेंट कंटिन्यू होनी चाहिए, ठीक है। असेसमेंट कंटिन्यूस होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक टेस्ट लिया और उस टेस्ट के बेस पे हम सिर्फ एक टेस्ट के बेस पर बच्चे की हम कैपेबिलिटी क्या है, बच्चे की एबिलिटी क्या है उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। बच्चे की एबिलिटी क्या क्या योग्यता है उनको सिर्फ एक टेस्ट के बेस पर बच्चे की एबिलिटी को डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था कॉन्टिन्यूस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसका टाइप देखा था, सबसे पहले है असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। सबसे पहले क्या है, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे ये ठीक है। सो असेसमेंट एज लर्निंग में क्या होता है, पीयर लर्निंग होती है, पीयर लर्निंग, और इसको हम क्या बोलते हैं, पीयर असेसमेंट, ठीक है। आपने देखा होगा कि 4-5 बच्चे आपस में ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। फिर वो ग्रुप बना के पढ़ते हैं, चीज़ों को डिस्कशन करते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। फिर आपस में क्वेश्चन करते हैं, आपस में एक दूसरे को समझाते हैं, तो उस चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, पीयर लर्निंग या फिर पीयर असेसमेंट। और वो किसका पार्ट होता है, असेसमेंट एज लर्निंग का, ठीक है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे आपको ये तीनों टाइप यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको कि असेसमेंट एज लर्निंग क्या है, तो आप बोलोगे कि पीयर लर्निंग या पीयर असेसमेंट होता है।
है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, तो आप बताओगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को असेसमेंट फॉर लर्निंग बोलते हैं। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, तो समेटिव असेसमेंट को ही हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो जो असेसमेंट फॉर लर्निंग को क्या कहते हैं, हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में हम एवोल्यूशन के जो हमारी प्रीवियस क्लास है ना उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। और ये क्या कहता है कि हम बच्चे को ना पूरी साल असेस करेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से, मान लो कभी रिटन टेस्ट ले लिया, कभी ओरल टेस्ट ले लिया, कभी कोई प्रैक्टिकल करवा लिया, कोई एक्सपेरिमेंट करवा लिया। ठीक है, कभी अलग अलग तरीके से टेस्ट ले लिया, तो बच्चे को हम पूरी साल क्या करेंगे, उसको असेस करेंगे। ठीक है, एवेलुएट करेंगे बच्चे को, और फिर उसके कोई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को डायग्नोस करेंगे, फिर उसको रेमेडी प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या होती है प्रोसेस, ये पूरी साल चलती है, और इसी को हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, तो असेसमेंट फॉर लर्निंग को ही फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। फोर से याद रखना, फॉर्मेटिव। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं, आपके जो बीएड के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी आता है, और आपकी जो प्रैक्टिकल होती है ना उसके अंदर भी। तो ये तीनों चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से समझना। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवा रही, सिर्फ डायरेक्ट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है उस तरीके से ही बता रही हूँ। ठीक है, सो असेसमेंट फॉर लर्निंग को ही फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, और ये थ्रू आउट द ईयर चलती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमने पढ़ा था, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होती है। ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होती है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जैसे कि एक फॉर्मेटिव असेसमेंट लिया। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट फर्स्ट यानी कि पहला टेस्ट ले लिया, फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 दूसरा टेस्ट ले लिया, फिर लास्ट में होता है हमारा समेटिव असेसमेंट। ठीक है, समेटिव असेसमेंट यानी कि जिसे हम बोलते हैं ना हमारा मिड एग्ज़ाम से पहले 2 टेस्ट लिए जाते हैं। ठीक है, फिर मिड एग्ज़ाम के बाद में फिर से 2 टेस्ट लिए जाते हैं, जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 बोल देंगे, इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट 4, और फिर लास्ट में समेटिव असेसमेंट 2, या फिर जिसे हम फाइनल एग्ज़ाम नहीं, मतलब बाद में एक और फाइनल एग्ज़ाम लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट 10% का होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट 10% का होता है, ये भी 10% का होता है, ये भी 10% का होता है। ठीक है, ये होता है 30% और ये होता है 30%। ठीक है, तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है ना उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, 40% है। ठीक है, और जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है इसको हम बोलते हैं, इसे हम समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। और समेटिव असेसमेंट क्या होती थी, हमने ये हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, समेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये क्या होती है, एंड ऑफ द ईयर होती है। ठीक है, क्या होती है, एंड ऑफ द ईयर की जाती है। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर होती है, और यहाँ पे क्या होती है, एक जजमेंट पास की जाती है। आपने देखा होगा कि आपका फाइनल एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बेस पे आपको जज किया जाता है कि आपके इतने मार्क्स हैं, आप इस नेक्स्ट क्लास में आपको अपग्रेड किया जाता है, अभी आप 9th से 10th क्लास में हो गए हो। ठीक है, आपको जज किया जाता है कि अच्छा आपके 75% हैं, तो आप इसमें ग्रेड में आप 90% है, तो आपके इस ग्रेड में हो, इस तरीके से क्या एक फाइनल जजमेंट दी जाती है। ठीक है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होगा, 60%। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्टीन्यूअस इवेल्युएशन। ठीक है, कॉन्टीन्यूअस इवेल्युएशन यानी कि हम थ्रू आउट द ईयर इवेलुएट करते हैं। इसकी 3 टाइप है, असेसमेंट एज लर्निंग जिसे हम पीयर लर्निंग या पीयर असेसमेंट बोलते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग को फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं, थ्रू आउट द ईयर होती है, इसका 40% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, एंड ऑफ द ईयर होती है, जजमेंटल टाइप होती है। ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होती है, और इसका 60% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। और ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जिसे हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं, ये हमारी जो प्रीवियस क्लास थी
इवैल्यूएशन वाली, उसमें मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो आप एक बार वो क्लास भी देख लेना, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्टीन्यूस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में, ठीक है। क्या? कॉम्प्रिहेंसिव के बारे में। तो कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर क्या होता है, जो ऑल ओवर डेवलपमेंट होती है ना बच्चे की, वो देखी जाती है, ठीक है। ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। अब बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, ठीक है, बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, तो भाई उसकी हम उसकी हम एकेडमिक परफॉर्मेंस देख रहे हैं, भाई वो टेस्ट के अंदर, टेस्ट में कितने मार्क्स लेके आ रहा है, ठीक है, टेस्ट में कितने मार्क्स लेके आ रहा है, तो ये एकेडमिक्स हो गया। अच्छा, उसके अलावा वो अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा, मान लो स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करा, कोई कल्चरल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये नॉन एकेडमिक एक्टिविटी होगी। तो एकेडमिक एक्टिविटी और नॉन एकेडमिक एक्टिविटी को मिला के एक ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात की गई, और जो ऑल ओवर डेवलपमेंट है वही क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव है। तो एक टाइप से हम बोल सकते हैं जो कंटिन्यूस है ना, वो क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव का ही एक टाइप है, ठीक है। कंटिन्यूस में बेसिकली असेसमेंट और उन सब के बारे में बताया गया, तो वो क्या है, सारी एकेडमिक्स की बात करता है। और कॉम्प्रिहेंसिव में क्या है भाई, एकेडमिक्स की बात तो करेंगे ही करेंगे, नॉन एकेडमिक्स की भी बात करेंगे, ठीक है। यानी कि बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करेंगे। बच्चे को ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ा दिया है, बच्चे के अंदर कोई मोरल वैल्यू ही नहीं है, बच्चे को सिर्फ किताबी ज्ञान दे दिया, बच्चे को कोई वोकेशनल नॉलेज नहीं है, ठीक है, बच्चे को कोई स्पोर्ट्स की नॉलेज नहीं है, बच्चों को हम ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो ये हमारी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग की बात है, ठीक है। सो ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होती है, पहला टाइप हमने क्या देखा था, स्कोलास्टिक, स्कोलास्टिक, ठीक है। तो स्कोलास्टिक के अंदर क्या आ जाएगी, फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। यानी कि जो भी स्कूल की एक्टिविटी है, मतलब स्कूल में जो भी उसकी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें, वो सारी तो स्कोलास्टिक के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि सारी एकेडमिक्स से जो भी रिलेटेड है, ठीक है, एकेडमिक, जो भी एकेडमिक एक्टिविटी है ना, वो सारी किसके अंदर आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारी स्कोलास्टिक के अंदर, ठीक है। फिर दूसरा था हमारा कोस्कोलास्टिक, ठीक है। कोस्कोलास्टिक के अंदर हमारे क्या होगी, जो एकेडमिक्स है उसको छोड़कर जो चीज़ें आएंगी ना, नॉन एकेडमिक्स, वो हमारी किसके अंदर रख दी गई हैं, हमारी कोस्कोलास्टिक के अंदर, ठीक है। नॉन एकेडमिक्स एक्टिविटी, जैसे कि बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं, जैसे कि बच्चों को हम वैल्यूज़ बता रहे हैं, चीज़ों की वैल्यूज़ के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, डिसिप्लिन समझा रहे हैं, ठीक है, और कोई स्किल्स सिखा रहे हैं बच्चों को, कोई को कैरिकुलम एक्टिविटी करवा रहे हैं, ठीक है, को कैरिकुलम एक्टिविटी करवा रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करवा रहे हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करा रहे हैं, तो ये जो इस तरीके की जितनी भी एक्टिविटी आएंगी ना, वो किसके अंदर आएंगी, कोस्कोलास्टिक के अंदर आएंगी, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। कॉन्टीन्यूस मतलब कंटिन्यू इवैल्यूएट करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है। और अब ये जो CCE का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्यों लेके आया गया था, तो जो CCE का कंसेप्ट है ना भाई, सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए लेके आए थे, ठीक है। सिस्टम को आपसे पूछ लिया जाता है वाइवा के अंदर कि भाई हम तो वैल्यूएशन कर रहे थे पहले भी, तो फिर CCE की ज़रूरत क्यों पड़ी, भाई आपसे पूछ सकते हैं वाइवा में कि आप को एवेल्यूशन तो हम कर रहे थे, फॉर्मेटिव असेसमेंट थी, समेटिव असेसमेंट थी, फिर CCE की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो सिस्टम को फ्लेक्सिबल करने के लिए, ठीक है, सिस्टम को फ्लेक्सिबल करने के लिए CCE का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, ठीक है, जिसमें फिर कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करी, ठीक है। कंटिन्यूस में फिर असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करी, फिर कॉम्प्रिहेंसिव में स्कोलास्टिक और कोस्कोलास्टिक एक्टिविटी की बात करी, ठीक है। अब ये क्या था, इसमें बेसिकली क्या गया कि बच्चों को फेल नहीं करेंगे हम, ठीक है, बच्चों को फेल नहीं करेंगे,
ठीक है। आपने देखा होगा कि पहले क्या करते थे, हमारी जो सर्टिफिकेट आती थी ना उसमें मार्क्स दिए जाते थे, ठीक है। भाई आपके 70 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स हैं, आपके 65 मार्क्स हैं, ऐसे आपको मार्क्स दिए जाते थे। अब जो सर्टिफिकेट आती है ना उनके अंदर ग्रेड्स दी जाती हैं, ठीक है। भाई ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, ऐसे जैसे कि 90 से लेकर 100 मार्क्स हैं तो ए ग्रेड दे दिया, 90 से 100 के बीच में मार्क्स हैं तो मान लो ए ग्रेड दे दी, ठीक है। और 80 से लेके 90 के बीच में है तो बी ग्रेड दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से ना ग्रेड देने लगे। अब मान लो कोई बच्चा फेल हो गया तो उसको ई ग्रेड दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या गया है, भी बच्चों को फेल नहीं करेंगे, फेल नहीं दिखाएंगे, ताकि बच्चा डीमोटिवेट फील ना करे, बच्चे के अंदर इन्फीरियर फीलिंग ना हो, ये ना हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं तो फेल हो गया। तो इस तरीके से हमें बच्चों को मोटिवेट रखना है सीखने के लिए। तो हम क्या, तो ये इसलिए जो CCE लेके आया गया कि भाई बच्चे को मोटिवेट किया जाए, बच्चे को के अंदर एक इन्फीरियर फीलिंग ना हो, बच्चा कुछ करने के लिए मतलब क्यूरियस हो, और ये ना हो कि सिर्फ उसकी एकेडमिक्स चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया है, भी नॉन एकेडमिक चीज़ों के भी ऊपर ध्यान दिया गया, बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई, इसलिए CCE को लाया गया है, ठीक है। तो CCE को क्यों लाया गया है, सिस्टम को फ्लेक्सिबल करने के लिए, बच्चे की ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करने के लिए CCE का कॉन्सेप्ट लाया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस सेशन को ज़रूर देखना, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवाया, सिर्फ आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है वो करवाया, और आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप देखना, समझना, और 1-2 बार पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें बिल्कुल ईजीली याद हो जाएंगी, ठीक है। सो होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।